हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, और ये इकोनॉमी का पार्ट 4 है और दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑन इकोनॉमी। हम लोगों ने मोर देन 400 क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस ईयर के 1995 से लेकर के 2023 तक। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने कंसिडर किया है, और बाकी जो एग्जामिनेशन यूपीएससी कराती है, कंडक्ट कराती है, तो उन सब को भी हमने इसमें मैक्सिमम जो थोड़े से यूनिक क्वेश्चन थे सो उनको हमने कंसिडर किया है। अब ये जो चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, जैसा पूछा हुआ है उसी तरह से है। अभी की पैटर्न चेंज हो गई है, बट दैट डजंट मीन कि पैटर्न चेंज हो गई तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गई। अगर रूपी कन्वर्टिबिलिटी में पहले 1 लाइनर क्वेश्चन था तो अभी 1 2 3 में पूछ रहा है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं, कौन कौन सी टॉपिक को टच किए हैं, ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इकोनॉमी आज हमारी इस वीडियो के साथ साथ इकोनॉमी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री एंड पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे वो ज्योग्राफी का करेंगे, क्योंकि टाइम की स्कार्सिटी है और आपके पास भी टाइम नहीं है। सो इसलिए हमारी जो ज्योग्राफी है, सो वी आर गोइंग टू डू ओनली 2013 टू 2023 के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको हम लोग 2 वीडियोज़ करेंगे, और 2 वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 2013 टू 2023। सो बाई टुमारो or day after tomorrow we are going to complete the geography portion also, and the same process 2013 से 2023 तक की we are going to do the environment portion also, and we are going to do the science and tech portion also. So इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। टिल इकोनॉमी we did all the questions जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए थे जो स्टार्टिंग से, ठीक है। बट इसमें वी आर जस्ट गोइंग टू डू ओनली जो CSE में पूछे हुए क्वेश्चन है 2013 से 2023 तक, ठीक है। फॉर दिस विल हेल्प यू फॉर रिवीजन पर्पस, एंड इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि जो लोकल सप्लाई ऑफ कोल इज़ नॉट अवेलेबल टू, कौन सी ऐसी माइन है जहाँ पे लोकल सप्लाई कोल की नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। लोकल सप्लाई जो है सो कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पे लोकल सप्लाई माइन की कोल की लोकल सप्लाई नहीं है। अगर आप बात करते हैं टिस्को की, टिस्को जमशेदपुर की बात करते हैं, तो टिस्को जमशेदपुर जो है ये आयरन कहाँ से लेती है और कोल कहाँ से लेती है। तो इनको जो ज़रूरत है, स्टील की कंपनी है तो इनको आयरन भी चाहिए, कोल भी चाहिए। तो ये आयरन जो है सो इनकी कैप्टिव माइन है। नाउ व्हाट इज़ द कैप्टिव माइन? वो माइन जो कंपनी खुद ओन करती है, वो माइन जो कंपनी खुद ओन करती है उसको बोलते हैं कैप्टिव माइन, ठीक है। सो आयरन ये लेती है मयूरभंज से, मयूरभंज एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से। और जो कोल कहाँ से लेती है, ये आपको लेती है बाबा बुदान हिल, तो ये इन सब के पास में ही है ना, तो वहाँ से ये आपको कोल ले लेती है। सो लोकल सप्लाई इनको मिल जाती है। आपको सिंहभूम वगैरह कहाँ पे है, झारखंड के में है, झारखंड के और छत्तीसगढ़ के आसपास में आपको वहाँ से सब आपको मिल जाती है। इनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इनको जितनी ज़रूरत होती है उनको मिल जाती है। देन अगर आप कहोगे कि सर VSL भद्रावती के बारे में बताइए, तो VSL भद्रावती जो है सो आपको कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। और ये एक ऐसी माइन है ना, जो जहाँ पे कोल जो है सो कोल की कैप्टिव कोल माइन नहीं है इनका। और ये आपको कोल प्रोड्यूसिंग एरिया जो इतनी भी है उसके बाहर में ये खोली गई थी VSL भद्रावती। बाद में इसको क्या किया गया, इनकी फर्नेस थी जिसको कोल से यूज़ करते थे उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फर्नेस में कन्वर्ट कर दिया। जब वहाँ पे महात्मा गांधी हाइडल पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो गया तो हम लोगों ने उसको क्या किया, इलेक्ट्रिक, चूँकि कोल वहाँ पे हम लोगों को बहुत दूर से लेने पड़ते थे, सो वी कन्वर्टेड इट टू द इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो VSL भद्रावती शुड बी द आंसर। दुर्गापुर के आसपास में आपको बहुत सारी कोल की प्लेसेज है, तो ये आपको पता होगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट में आयरन ओर जो है सो नोमुंडी से लेते हैं, और रानीगंज और झड़िया कोल बेल्ट, रानीगंज और झड़िया कोल बेल्ट से यहाँ पे कोल मिलती है। समझ में आ गया। देन आपको HSL भिलाई है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे कोल की है। आयरन ओर जो है सो हमको दल्ली राजहारा माइन से लेते हैं, ठीक है। और कोल जो लेते हैं कोबरा करगली कोल फील्ड से, कोबरा करगाली कोल फील्ड से। तो इसमें आयरन ओर कहाँ से लेते हैं और ये कहाँ से लेते हैं, आपको सारी समझ में आ गई। ये एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज आर नोन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब कौन सी ऐसी प्लेसेज हैं जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहाबाद और बल्लारपुर। तो इसमें जो है सो यमुनानगर इज फेमस फॉर
यमुनानगर, गुवाहाटी एंड बल्लारपुर जो है सो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नाउ आपके मन में आएगा यमुनानगर, गुवाहाटी तो पता होगा आपको असम में है, यमुनानगर कहाँ पे है? सो यमुनानगर इज इन हरियाणा। यमुनानगर कहाँ पे है? हरियाणा में है। और बल्लारपुर जो है सो कहाँ पे है? इट्स इन महाराष्ट्र। बल्लारपुर जो है सो महाराष्ट्र में है। सो 1, 2 एंड 4 शुड बी द आंसर। अगला है कुछ हजारडस इंडस्ट्री है। इस टाइप के क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछती नहीं है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। हजारडस इंडस्ट्री है और कौन कौन जगह पे है, जैसे ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पे है, ब्रासवेयर इंडस्ट्री कहाँ पे है जो पीतल के बर्तन बनती है, स्लेट इंडस्ट्री कहाँ पे है, और हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री कहाँ पे है। सो अगर आपने मिर्ज़ापुर देखी होगी तो मिर्ज़ापुर में आपको कारपेट का कालीन भैया याद होगा। सो हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री तो 4 होगा। सो डी का 4 होगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, मतलब इतना तो आप कर ही सकते थे। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्लास इंडस्ट्री, तो ग्लास इंडस्ट्री जो है सो फिरोजाबाद में है, ठीक है ना। सो 50-50 तो आप कर ही सकते थे, बाकी आप देख लेंगे, है ना। ब्रासवेयर इंडस्ट्री जो है सो मुरादाबाद में है और स्लेट इंडस्ट्री जो है सो मरकपुर में है, ठीक है। सो ए शुड बी द आंसर। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड कौन करता है? इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है तो बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केट में, वो आपको डिफाइन करता है। जैसे डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस की डिमांड जो है वो उस पर डिपेंड करता है। सो गुड्स एंड इट्स अ प्राइस, कोई जो किसी करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है वो वर्ल्ड बैंक नहीं डिसाइड करती है। इट्स अ डिमांड्स जो गुड्स एंड सर्विसेज की होती है उस पर होती है। जो डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड, है ना। जब कंट्री एक्सपोर्ट का जो हाई डिमांड होती है तो उसकी करेंसी की भी डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ ज़्यादा चीज़ें किससे खरीद रहे हो तो उसकी जो है सो, जैसे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती जब है तो हमारी जो है सो पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, करेंसी की स्थिति सही हो जाती है ना। देन स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, उस कंट्री की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। देखो समहाउ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है सो ये इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होगी तो गवर्नमेंट स्टेबल होगी, तो क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है सो आएंगे और उनको इकोनॉमी में बिलीव रहेगा कि ये गवर्नमेंट जल्दी जाएगी नहीं, तो वो चीज़ें होती है कि जल्दी जल्दी पॉलिसी चेंज नहीं होगी, तो ये फेवरेबल ऐसा माना जाता है। तो इससे भी करेंसी जो है सो आपको की इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है। सो दिस इज ऑल्सो राइट। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, ये इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री ये क्या है? इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक पोटेंशियल से किसी की प्राइस बढ़ जाती है। देखो ये आपको इकोनॉमिक पोटेंशियल से इनडायरेक्टली डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस को जरूर अफेक्ट करता है, बट प्राइस ऑफ द इट्स करेंसी जो है सो ऐसा इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं है। सो आंसर शुड बी 2 and 3। होप आपको समझ में आ गया, ये यहीं तक है इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि समटाइम बैक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डी लाइसेंस व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री। व्हाइट गुड्स कुछ साल पहले, बहुत पुरानी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें याद ये रखना है कि व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री में कौन कौन सी आती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक गुड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स, उसको हम लोग व्हाइट गुड्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एयर कंडीशन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, तो ये सब जो होते हैं उसको हम बोलते हैं व्हाइट गुड्स। सो स्टेनलेस स्टील एंड एल्युमिनियम के बर्तन, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, आइटम परचेज फॉर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, सोप, डिटर्जेंट एंड अदर मास कंजम्पशन गुड। सो इसमें आपको क्या लग रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक गुड कर रहे हैं मतलब कि सुविधाओं के लिए, है ना, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, तो वैसे इलेक्ट्रिक गुड्स जो आपको यूज होते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये पहले तो ये वाइट से बनते थे, वाइट कलर के, तो उस पर वाइट गुड्स कर का नाम आ गया, बट अब तो ये सारी कलर से बनते हैं। सो बट ब्रिटिश इंग्लिश में यही बोली जाती है, ठीक है ना। सो इनको गवर्नमेंट ने 1993 में कहा था कि हमको डी लाइसेंस कर देनी है। सो बस इतना याद रखें आप। सो आइटम परचेज फॉर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। सो ये क्वेश्चन है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इन मोस्ट केसेज नॉट एज इफिशियंट एंड कॉम्पिटिटिव एज द लार्ज स्केल वन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो आपको लार्ज स्केल वन की तरह तो नहीं होती है, लार्ज स्केल वन की तरह कॉम्पिटिटिव तो नहीं होती है। Yet the government provide preferential treatment and reservation in range of products to small firms because small scale industries। फिर भी गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है सो उसी की तरफ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ।
नाउ इसमें जो क्वेश्चन बनती है कि अब ये दो तीन ऑप्शंस हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें है। पहला है कि प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन पर यूनिट कैपिटल एम्प्लॉयमेंट बेसिस। देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्या होता है कि कैपिटल कम लगती है, बट कैपिटल कम लगती है लेकिन वो कम कैपिटल पे लोगों को एम्प्लॉय ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा मशीनीकरण नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होती है, हायर एम्प्लॉयमेंट होती है। इसीलिए वी कैन से कि पर यूनिट कैपिटल पे एम्प्लॉयमेंट की डिप्लॉयमेंट जो है वो आपको ज़्यादा है। सो फर्स्ट शुड बी राइट, ठीक है। देन प्रमोट ए रीजनल डिस्पर्सन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ये देखो ऐसा कुछ नहीं है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो रीजनल डिस्पर्सन्स को प्रमोट करेगा या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ऐसा कुछ वाइड एस्पेक्ट पे तो नहीं है। हैव परफॉर्म बेटर इन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट दैन द लार्ज स्केल। देखो कुछ भी बोलो, देखो जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो एक्सपोर्ट अगर जब भी होगी तो ज़्यादा एक्सपोर्ट जो सिग्निफिकेंट पार्ट एक्सपोर्ट में होगा वो आपको लार्ज वाला ही होगा, तो स्मॉल वाला नहीं होगा। तो बेटर वाला जो है सो ये गलत हो गया। सो 3 अगर रॉन्ग हो गया, सो 1 एंड प्रोवाइड जॉब टू लो स्किल वर्कर। और हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये भी है कि लो स्किल वर्कर को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, जो कि उनके लिए एक आपको इनकम का बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है, ठीक है ना। सो ये बिल्कुल सही है, लो स्किल वर्कर को इनको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। सो 1 and 4 शुड बी राइट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देख रहे हो तो क्या चीज़ आपको पता चल जाएगा। सो व्हाट इज द बैलेंस शीट? ये बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी स्टेटमेंट को दिखाता है, ठीक है। सो किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड में उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है उसकी समरी जो है वो आपको बैलेंस शीट में दिखाता है। बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीज़ें होती है, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज है, इक्विटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको लिखी होती है। मतलब पूरी फाइनेंशियल कंडीशन जो कंपनी की होती है वो पता चल जाती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, साइज की कंपनी की कितनी है, डिटरमिन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज, कंपनी की क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटी है ये हमें वहाँ से पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरुआत इंसेप्शन से लेकर के और डिमाइस तक, खत्म होने तक, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में दिया हुआ है, उससे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कौन सी मैच्योरिटी, कौन सी ग्रोथ और कौन सी इंट्रोडक्शन। तो ये ना बेसिक चीज़ है कि कभी भी जो किसी भी चीज़ की क्या होगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन से पे आएगा, 1 पे कौन आएगा, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 पे क्या आएगा, आप बताइए 1 पे क्या आएगा। 1 पे आएगा सर, हाँ जी, तो पहले क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलप्ड होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, डेवलप्ड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा, सो इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन फिर मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन करना शुरू करेगा, डिक्लाइन एंड देन एबंडनमेंट हो जाएगी, डिमाइस हो जाएगी। ये आपको प्रोडक्ट की, किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन उसकी इंट्रोडक्शन होती है मार्केट में, देन बढ़ेगी ग्रोथ, है ना, ग्रोथ बढ़ेगी और फिर बाद में एबंडन हो जाएगी, ठीक है ना। सो दिस इज द पीक पॉइंट, मैच्योरिटी, उसके बाद डिक्लाइन कर लेते हैं। सो बी शुड बी द आंसर, ठीक है। ये आपको ग्राफ है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया टू एन एक्सटेंट इज कांस्टेंट बाय। क्यों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है सो इंडिया में कांस्टेंट है, मतलब कम है। लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप इन बिजनेस, बिजनेस में लीडरशिप की कमी है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो लॉजिकली ये नहीं हो सकता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिजनेस लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप इन बिजनेस नहीं है और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। सेविंग टू इन्वेस्ट, लोग सेविंग नहीं करते हैं, है ना, इन्वेस्ट करने के लिए। टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लिमिटेड परचेजिंग पावर अमॉन्ग द लार्जर मासेस। अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट तभी होगी जो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बहुत कम है, मतलब लार्ज लोग जो हैं वो आप समझो कि गरीबी रेखा में है, देयर परचेजिंग पावर इज वेरी लिमिटेड, ठीक है ना। ये तीनों होगा, सो 2 3 and 4 शुड बी द आंसर। इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन है कि टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज टर्म्स ऑफ इंडिया पोटेंशियल है। जितना इंडिया का पोटेंशियल है टूरिज्म में उससे बहुत कम है इंडिया की स्थिति, है ना। सो इसका क्या कारण हो सकता है, कौन सी चीज़ें सही है। डिस्टेंस इन इंडिया टू फार अपार्ट एंड लग्जरी होटल्स आर टू एक्सपेंसिव फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट। ये तो रीजन होगा ही नहीं कि वेस्टर्न टूरिस्ट के लिए लग्जरी होटल महंगी है, ये रीजन है कि टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं कर रही है। फॉर मोस्ट ऑफ मंथ्स इंडिया इज टू हॉट फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट टू फील कंफर्टेबल। तो यहाँ से जो गर्मी वाले देश है वो क्यों नहीं आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा गर्मी रहती है। मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स रिजॉर्ट इन इंडिया सच एज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आउट ऑफ बाउंड्स। ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में पिक्चरिस्क है रिजॉर्ट्स है ना, वो आपको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन इंडिया द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इनएडिक्वेट। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छा नहीं है। अभी आप देख लो कि अगर मान लीजिए लक्षद्वीप को प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोट किया है, बट लक्षद्वीप में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अच्छी होटल नहीं है, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें दी हुई है किसी इंडस्ट्री के बारे में, और बोलता है कि कौन सी फैक्टर ये डिटरमिन करती है कि नेचर और साइज ऑफ इंडस्ट्री क्या होगी। सो व्हाट शुड नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री, किससे हमको पता चलेगा। जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा उससे पता चलेगा, या बिजनेस टर्नओवर आपकी ज़्यादा है तो उससे पता चलेगा। मतलब आप जितनी कम कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, तो वो सब जो है सो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है। देन बिजनेस टर्नओवर, आपकी अगर टर्नओवर ज़्यादा है कि आप जो टोटल गुड्स एंड सर्विस जो आप पर्टिकुलर पीरियड में जो सोल्ड करते हो, है ना, तो टर्नओवर आपको ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो आपको भी डिपेंड करता है। लेबर फोर्स आप कितना रखते हो, ये कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई लेबर वाला ही वर्क होगा तो वहाँ पे लेबर ज़्यादा रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा लेबर है, बट वहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि उससे आपको साइज ऑफ द इंडस्ट्री पता चल जाता है। तो लेबर ऑफ इंडस्ट्री आपको ये नहीं होगा, लेकिन पावर कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है तो ये इट कैन बी डिटरमिन द नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। लेबर फोर्स भी आपको इसेंशियल इंडस्ट्री के लिए है, बट पूरा फैक्टर जो आपको नेचर और साइज इंडस्ट्री का करना है, उसमें अगर आपको इफ़ यू सी द गिवन ऑप्शन, सो इट्स अ बेस्ट पॉसिबल आंसर इज 1, 2 and 4। अगला है हिंदाल्को, एक एल्युमिनियम फैक्ट्री है, रेणुकट में है, और ये आपको क्यों वहाँ पे बनाया गया था, ये आपसे पूछा गया रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको रेणुकट के पास में इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पे पावर आसानी से मिल जाती थी। वहाँ पे नेशनल थर्मल पावर स्टेशन हुआ करती थी रिहांद में, तो पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, है ना। और वहाँ पे रेणु सागर में कैप्टिव पावर प्लांट है। कैप्टिव मतलब समझ गया, जो कंपनी की खुद की पावर प्लांट है। सो आंसर शुड बी बी। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रिजर्वेशन करने के लिए कौन सा कमिटी रिकमेंड किया था कि भाई आप ये फिक्स कर दो कि ये सारी प्रोडक्ट जो है सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगी। ये कौन सी कमिटी ने बोला था, तो 1997 में अबिद हुसैन कमेटी बनी थी। उन्होंने कहा था कि आप जो ये कर दिए हो कि एसएसआई के लिए एक बनानी है, ये प्रोडक्ट ही सिर्फ एसएसआई बनाएगी, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है सो यही प्रोडक्ट बनाएगी, इसको आप जो है सो क्या करो, ठीक है। सो कहा था उन्होंने बेसिकली कि जो रिजर्वेशन आप नहीं दो, मतलब कि आप किसी ये फिक्स मत कर दो कि ये प्रोडक्ट तुम ही बनाओगे या ये प्रोडक्ट की पर्टिकुलर ही बनाएंगे, ऐसा मत करो। इससे बेटर क्या है कि आप क्या करो कि आप उसको स्ट्रेंथ करो, है ना, उसको प्रमोट करो, स्ट्रेंथ करो, पैसे दो, कैपिटल का इकट्ठा करवाओ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो अबिद हुसैन कमेटी थी। अगला है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स ए बेटर पिक्चर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो आपको ज़्यादा अच्छा पिक्चर देता है विथ रिस्पेक्ट टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ दूसरा कहता है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ विजुअल एंड इनविजुअल आइटम वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट। बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सो जितनी भी कंपनी की विजुअल अकाउंट है, इनविजुअल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वो सारे को कंसिडर करता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है BOT, वो सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ द गुड्स,
कितना एक्सपोर्ट किए कितना इंपोर्ट किए, यही आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहती है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपको दोनों सही है बट एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। समझ में आ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स अ बेटर पिक्चर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट, विजुअल अकाउंट, इनविजुअल अकाउंट सबको कंसिडर करता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। राउरकेला स्टील प्लांट, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया, was set up with the सोवियत यूनियन कोलेब्रेशन। राउरकेला स्टील प्लांट जो होगा ये आपको सेटअप किया गया था, दिस इज द टोटली रॉन्ग, क्योंकि ये जो है सो आपको सेटअप किया गया था नॉट अ रशिया, इट्स अ जर्मन कोलेब्रेशन से। 1 मिलियन टन की कैपेसिटी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जिसमें जो पार्टनरशिप होते हैं उसमें ऑल पार्टनर्स के पास में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये आपको एक बॉडी ऑफ द कोऑपरेट होती है या लीगल एंटिटी होती है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो पार्टनर शुड बी लेस देन 20। तो ये बिल्कुल सही है कि जो ऑर्डिनरी जो पार्टनरशिप फर्म होती है वहाँ पे 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर में ऐसा कोई लिमिट नहीं दिया गया हुआ है। तो ये जो है सो आपका यही रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया। ये बिल्कुल सही है कि आपको जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म होती है वहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर होंगे वो 20 से ज़्यादा नहीं होना पर चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है। बट एक चीज़ और है, जो LLP एक्ट है उसमें एक चीज़ और मैंडेटरी है कि एक पार्टनर आपको इंडियन होना ही चाहिए। सो 1 पार्टनर शुड बी इंडियन। पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट डिड नॉट बी सेपरेट, लायबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। इंटरनल गवर्नेंस में भी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो सब म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉर्पोरेट बॉडी विद परपेचुअल सक्सेशन, तो ये सब आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन क्या रेगुलेट करती है? करेंसी फ्यूचर ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, इक्विटी फ्यूचर, बोथ कमोडिटी फ्यूचर एंड फाइनेंशियल फ्यूचर ट्रेडिंग। ये हमने बात किया था कि जो आपको फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो आपको चीफ रेगुलेटर है जो आपको फ्यूचर मार्केट को ट्रेड करती है, मतलब कमोडिटीज को ट्रेड को आपको क्या करते हैं, रेगुलेट करती है। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। ठीक है ना, तो ये आपको कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के लिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है? तो पहला है कि सेटिंग अप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। बिल्कुल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाई थी और वहाँ पे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में ये बात ही की गई थी कि आपको नेशनल इन्वेस्टमेंट को सेट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाई जाएगी डिफरेंट। ठीक है, देन सिंगल विंडो क्लियरेंस, आपको फटाफट क्लियरेंस मिल जाएगी, ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। देन टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड बनाएंगे जहाँ से डिफरेंट टेक्नोलॉजी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, है ना। सो ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में ये सारी चीज़ें आई थी। ठीक है, सो ऑल 3 आर राइट। देखो, अगर इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस बात को समझो कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करना है तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग अलग से जोन बना देंगे, या आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस में प्रॉब्लम होती है तो क्लियरेंस जल्दी दे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। अगला है, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट्स मिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल। 2023 में शायद पूछा था यूरेनियम पे क्वेश्चन कि डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ यूरेनियम, है ना, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट्स मिलियन ऑफ टन्स। हमारे पास बहुत मतलब कोल का रिजर्व तो है ही, बट क्यों हम लोग खरीदते हैं? तो सबसे बड़ी जो याद रखना कि इंडिया में जो हमारा कोल है वो नॉन कुकिंग क्वालिटी की कोल है ना। तो और आज के डेट में स्टील बनाने के लिए हमको कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। सो इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अपना बचा के रखो और दूसरे से खरीदो, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। देन मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। बहुत सारी जो हमारे यहाँ क्या है ना कि कोल बेस्ड पावर प्लांट बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे यहाँ जितनी भी नॉन कुकिंग क्वालिटी की कोल है उससे हमारा काम चलता नहीं है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है
स्टील कंपनी नीड लार्ज क्वांटिटी, और स्टील कंपनी को भी चाहिए, तो दोनों पावर प्लांट को भी चाहिए और इसको भी चाहिए। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारे यहाँ कम बनती है, और जो भी बनती है, जो भी निकलती है वो नॉन कुकिंग क्वालिटी की होती है, हमें चाहिए कुकिंग क्वालिटी की। सो 2 and 3 शुड बी राइट। अगेन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री normally a year, good exported from a country during a year, economic transaction between the government of one country to another, capital movement from one country to another। गलत हो गया। सो अब क्या होगा, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम, नॉर्मली ए ईयर। ठीक है ना, तो ये आपको सिर्फ एक्सपोर्ट होती है, वैसे नहीं। क्लियर। इनविजुअल ट्रांजेक्शन में आपको, जैसे मैंने अभी बात किया था कि इसमें विजुअल ट्रांजेक्शन, इनविजुअल और कैपिटल्स भी रखे जाते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इनविजुअल में आपका सर्विस भी आ गया, तो गुड्स तो विजुअल में आ गया, विजुअल ट्रांजैक्शन में गुड्स आ गया, और इनविजुअल में आपको सर्विस, इनकम ट्रांसफर, ये सब आ गई। अगला है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर कौन कंज्यूम करता है? तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, थर्मल पावर प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली जो प्लांट है वो सबसे ज़्यादा वाटर का यूज करती है। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये मैंने आपको बताया था, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि 3 लोगों का काम है, बट फैमिली का लेबर मिलकर के 5 लोग 7 लोग उसी काम को कर रहे हैं, दैट्स अ कम्स अंडर द डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमने बात किया था, ठीक है ना, मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। क्लियर। हाँ, ठीक है। सो एम्प्लॉयड भी है और एम्प्लॉयड नहीं भी है, मतलब जितने की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग हैं, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। समझ में आया कि मतलब कि 3 लोगों का काम है, 4 लोग कर रहे हैं, तो कह तो रहे हैं कि एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर ये होता है, ठीक है ना, बट उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? 0 है, बिकॉज 3 लोग का काम 4 लोग कर रहे हो। विथ रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कितने क्वेश्चंस हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें से करेंट अकाउंट में क्या क्या होता है? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीज़ें होती है, वन इन द करेंट अकाउंट और वन इन द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जितनी भी लेंडिंग होती है, बोरोइंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो भी चेंज होती है, वो सारी चीज़ें आपको कैपिटल में आती है। बाकी जो एक्सपोर्ट होती है गुड्स की, इंपोर्ट गुड्स होती है, सर्विस की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड होती है, इनकम रिसिप्ट है, पेमेंट्स है, ये सब। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्या SDR जो होगा, अगर SDR जो होगा तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, ये करेंट अकाउंट में क्यों आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज वी कैन बोरो कर सकते हैं, है ना, देन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल, क्या ये आएगा? ये बिल्कुल आएगा। बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल मतलब सर्विस की, तो सर्विस का हो गया, और बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब गुड्स का। समझ में आ गया? BOT क्या होता है, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है। क्लियर, ठीक है। इंडिविजुअल, विजुअल, समझ में आ गया, ठीक है। सो 1 and 3 सही है आपका। फॉरेन एसेट्स वगैरह सब आ जाते हैं आपको कैपिटल अकाउंट में। सो आंसर है, बाकी मैंने आपको डिटेल में पूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्ड द इम्पोर्ट ऑफ। स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? कुकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास जो जनरेट होती है वो नॉन कुकिंग क्वालिटी की होती है, ठीक है। सो आंसर C आसान सा है। इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गिवन द हाईएस्ट वेट। सबसे ज़्यादा वेट किसकी है? तो ये हमने बहुत बार बात किया है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसमें कौन कौन सी पहले होती है। कोल भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, फर्टिलाइज़र भी होती है, एंड स्टील भी होती है। सो स्टील 17.92% है, देन आपको कोल फर्टिलाइज़र जो है सो 2.63% है, इलेक्ट्रिसिटी 19.85% है, एंड कोल 10.33% है। सो आप इसको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, तो ये आप पूरी याद रखेंगे। 8 कोर इंडस्ट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं अभी तक। अगला है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये कौन लाता है? सो ये लेबर ब्यूरो लाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इट्स अ लेबर ब्यूरो। आसान सा क्वेश्चन था। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन वाज प्रपोज टू बी सेटअप। अभी हमने बात किया था मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, और बात किया था कि मैन्युफैक्चरिंग जोन बनानी है। तो अब यह है कि अभी कहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है ना। सो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो 2011 में आई थी, उसके अनुसार से यह उसके आधार पे आंध्र प्रदेश में पहला नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाई गई थी। नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द प्री पैकेज आइटम इन इंडिया इट इज मैंडेटरी टू द मैन्युफैक्चरर टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द मेन लेवल एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेवलिंग रेगुलेशन। 2011 में जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स की पैकेजिंग और लेवलिंग की जो रेगुलेशंस आई थी,
उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्री पैकेज्ड आइटम है उस पर क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो हर पैकेज पे आपको लिखनी है कि लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज़ से बना हुआ है और कौन कौन सी एडिटिव मिली हुई है। देन व्हाट इज द यू हैव टू गिव द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है ये भी कि कितनी प्रोटीन होगी, कितनी कार्बोहाइड्रेट होगी, कितनी कैलोरी होगी, ये सारी चीज़ें। देन आपको नेम ऑफ फूड होनी चाहिए कि कौन सी फूड है। देन आपको ये भी दिखानी पड़ेगी कि वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, तो ये भी आपको दिखानी पड़ेगी। रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन, ये ऐसा कुछ नहीं है ना। मैन्युफैक्चरिंग की एड्रेस देनी पड़ती है, कितनी क्वांटिटी है वो देनी पड़ती है, कितने बेस्ट बिफोर या यूज बाई डेट कितने तक करना है, ये सब भी है। अगर कंट्री से कहीं दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किए तो वो भी देना पड़ता है। दिस इज़ नॉट राइट। सो 1, 2 and 4 इज द आंसर। बाकी मैंने पूरी डिटेल दे दी है कि कौन कौन सी चीज़ें फूड के पैकेज पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा सेटअप किया गया था। 1996 में क्वालिटी के एक्रेडिटेशन के लिए एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जाती है पीपीपी मॉडल पे, है ना। उसमें इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, इंडियन इंडस्ट्री से आपको एस्कॉम, फिक्की, ये सब भी है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो आपको DPIIT है, DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती है, ठीक है ना। सो चेयरमैन ऑफ QCI इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। तो चेयरमैन QCI जो है सो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट से बात करके। 38 मेंबर की बॉडी होती है और ठीक है ना, उसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और कंज्यूमर की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। सो सी बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू GI टैग। जो बात हम लोग करते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है, तो ये किसके आई थी? तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए ये आपको 1999 में GI एक्ट आई थी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें फ्री ट्रेड पार्टनर एशियन का कौन कौन सा है? तो एशियन के जो फ्री ट्रेड पार्टनर है उसमें आपको कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, कनाडा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, देन जापान, देन USA भी नहीं है, USA भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है। इसमें आपको साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया अपना प्यारा भारत है, देन न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये इतनी सारी आपको याद रखनी है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 6। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द एशियन कंट्रीज। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5। पिछले 5 साल में जो आप जितना जो खाने वाली तेल है उसकी खरीदते ज़्यादा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेंट एडिबल ऑयल अ स्पेशल केस। बोलता है कि गवर्नमेंट जो है सो इस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाती है, ठीक है ना। ये गलत है बिकॉज गवर्नमेंट जो है सो हमारे जो डोमेस्टिक ऑयल इंडस्ट्री है उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी लगाती है। और जैसे अभी बात करते हैं जो सनफ्लावर सीड ऑयल है उस पर 25% है ना। क्रूड सोयाबीन ऑयल है उस पर 30% की ड्यूटी है। तो ये बिल्कुल पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है कि कोल सेक्टर जो है सो नेशनलाइज हुआ था इंदिरा गांधी के गवर्नमेंटशिप के अंदर में। पहला ये है। दूसरा, अभी जो कोल ब्लॉक है वो लॉटरी बेसिस पे नहीं होती है, ऑक्शन से होती है। तो पहला दूसरा तो गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कितनी सारी क्वेश्चन में हमने देखी है। सो 1972 में इंदिरा गांधी जो है सो आपको कोल सेक्टर को नेशनलाइज करती है, ठीक है। कोल माइन एक्ट 1973 के। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट इज राइट एंड 2 and 3 रॉन्ग। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द FDI इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर दिस मेजर कैरेक्टरिस्टिक। FDI के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा FDI का मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी में जो है सो आपको कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिव कैपिटल की बिना कर्जा लिए हुए कैपिटल आ रहा है, ये है। बिल्कुल सही है, ठीक है। 10% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन एंटिटी किसी इंडियन कंपनी में तो ये आपको भी हो जाएगा, तो उसको लोन नहीं मानेंगे। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आज के समय में इंडिया का ट्रेड है। देखो UPSC ने इस क्वेश्चन का आंसर हटा लिया था बट हम लोग थोड़ा सा डाटा कर लेते हैं कि इंडिया जो है
नेट एक्सपोर्टर जो है वो सर्विस में है। और इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रेट्स आर लेस दैन द मर्चेंडाइज इम्पोर्ट। इंडियाज इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मशीनरी हैव डिक्रीज इन रिसेंट ईयर। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन इट्स इम्पोर्ट। तो सर्विस इंडिया जो है सो एक्सपोर्ट करती है, तो 3 शुड बी राइट। तो 3 अगर राइट है तो ये दोनों तो गलत हो गया। देन इंडिया जो है सो करेंट अकाउंट डिफिसिट ओवरऑल ये करता है, तो ये आपसे बोल रहा है कि इंडिया ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इंडिया जो इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस दैन द मर्चेंडाइज इम्पोर्ट। तो इंडिया जो आरबीआई डाटा 2019-20 के अनुसार से इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 133 बिलियन है और इंपोर्ट जो है सो 210 बिलियन है। 133 बिलियन एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट आर लेस दैन मर्चेंट इम्पोर्ट, ये गलत हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट गलत हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसीलिए यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा लिया था। ओवरऑल ट्रेड अकाउंट डेफिसिट जो है सो ये भी सही है, तो इसलिए यूपीएससी ने इसको रिमूव कर लिया था, ठीक है ना। सो 3 and 4 शुड बी द आंसर, ठीक है ना। और ये राइज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। आयरन और स्टील और फर्टिलाइजर जो है सो राइज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ, तो सेकंड भी राइट है। सो आंसर होना चाहिए 3 and 4, तो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ट्रेंड्स जो है सो आपने अगर उरुग्वे राउंड जो हुई थी, उरुग्वे राउंड, वहाँ से बनी थी गैट, ठीक है ना, गैट। सो वहाँ पे ही एक एग्रीमेंट हुई थी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है ना। तो उसमें जो WTO मेंबर्स के लिए था, और उसमें क्या था कि जो इसमें बेसिकली क्या था कि जो बात की गई थी, जो WTO मेंबर्स हैं वो आपको ट्रेड से कोई आपको ऐसा मेजर नहीं करेगा जो फॉरेन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में ये आपको डिस्क्रिमिनेट करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड। पहला ये कहता है कि आपको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट को प्रोहिबिट करता है। दूसरा है कि दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड। बेसिकली जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं उसी के लिए WTO ने कहा था कि WTO कोई ऐसा मेजर नहीं लगाएगा जो डिस्क्रिमिनेट करेगा फॉरेन प्रोडक्ट्स को, अगेंस्ट फॉरेन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट होगा, ठीक है ना। सो ये आपको दूसरा सही है, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका गलत हो गया। सो आंसर शुड बी 2 ओनली, ठीक है ना। गुड्स और सर्विसेज में ये आपका होगा, ठीक है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा नहीं है। सो वन इज द रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट और वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो। सो वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो वही CRR जो आप है वही वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो है। ये आपको जो है सो ये आपको क्या कहते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के लिए आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट की रेगुलेशन करना से आपकी स्कोर वगैरह होती है ना, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, तो ये सब तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। बट आपको जो CRR है वो आपको ये CRR का यूज करते हैं कि आपको बैंक जो है सो कम से कम लोन दे, दैट्स मीन्स कि मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने के लिए। सो दिस इज नॉट अ सेलेक्टिव कंट्रोल, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैंक क्या लोन दे रही है उसके क्रेडिट वगैरह पे हम लोग बात नहीं करते हैं। ये सब बात करते हैं कि हमारी जो क्रेडिट की वॉल्यूम है वो बढ़ना घटने की हम लोग रेगुलेट करते हैं CRR से। तो ये आपको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नहीं है। अगला है कि बैंक रेट क्या होता है। सो बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक लेती है ना, वो कमर्शियल बैंक को पैसे देने के लिए, ठीक है। पेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, चार्ज बाय बैंक ऑन लोन्स एंड एडवांसेज, पेबल ऑन बॉन्ड एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज। सो डी शुड बी द आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये सब है और कौन पहले बना है, वो तो क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तो बनेगा। जैसे कि IFSCI 1948 में बना था, ICICI जो है सो 1955 में बना था, IDBI जो है सो 1964 में बना था,
और UTI 1963 में बना था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अगला है, एज पार्ट ऑफ द लिबरेशन प्रोग्राम एंड विथ ए व्यू टू अट्रैक्ट फॉरेन एक्सचेंज द गवर्नमेंट एंड द RBI हैव डिवाइज्ड 2 स्कीम नोन FCNRA, FCNRB। 2 चीज़ें लाई गई थी फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें से कौन सा सही है? अंडर स्कीम ए FCNRA में के अंतर्गत RBI बियर्स एक्सचेंज रेट फॉर फ्लैक्चुएशन जो होती है उसको बियर RBI करती है। ये बिल्कुल सही है। FCNRA स्कीम जो है वो RBI बोर करती थी अगर कोई भी एक्सचेंज रेट रिस्क होगा तो, लेकिन FCNRB में बैंक को बियर करना पड़ता था। सो अंडर स्कीम बी अदर बैंक्स आर टू मीट आउट द डिफरेंसेज इन एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएशन। सो किसको करना पड़ता था? बैंक को। तो ये बिल्कुल सही है। दोनों विड्रॉन नहीं हुआ है, एक विड्रॉन हो गया है। FCNRA जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था, FCNRA रिप्लेस कर दिया गया था FCNRB में 1994 में, ठीक है ना। तो ओनली स्कीम एज हैज विड्रॉन। तो 3 और 4 में से तो कोई एक ही सही होता। सो आंसर 1, 2 एंड 4 कि RBI जो पहला फ्लैक्चुएशन वाली प्राइस को बियर करता था वो अब बैंक करती है। हवाला ट्रांजैक्शन क्या है भाई? हवाला ट्रांजैक्शन जो होगा इलीगल मेथड है एक कंट्री से। जैसे मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर कंट्री US में है, अगर आपको इंडिया में पैसा देना है तो आप क्या करोगे? US में किसी पर्टिकुलर पर्सन को पैसे दे दोगे, वो फ़ोन कर देगा इंडिया में इस पर्सन को पैसे दे देने से। सो ये आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे को भेजने का दिस इज कॉल्ड इसमें बहुत सारे इससे ब्रोकर है। यहाँ पे US में भी ब्रोकर है और इंडिया में भी ब्रोकर है, ठीक है ना। तो फिजिकल मूवमेंट कैश की नहीं हो रही है, तो ये आपको हुंडी भी बोल सकते हैं बदले में। क्लियर? समझ में आ गया? ये ट्रस्ट पूरी होती है, एजेंट्स वगैरह ट्रस्ट कि ये यहाँ पे दे दिया फिर ये यहाँ पे दे देंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। नाउ रिसीव्ड इन रुपीज अगेंस्ट ओवरसीज करेंसी एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल। बिना ऑफिशियल चैनल गए हुए आपने 10 लाख भेजने हैं, 10 लाख यहाँ से यहाँ पे आ गया। सो दिस इज द हवाला ट्रांजेक्शन। द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ब्रॉड मनी कौन कौन है और नैरो मनी कौन कौन है? सो नैरो मनी जो होता है लिक्विड होती है, ठीक है ना। सो M1 M2, ठीक है, और M3 M4। सो ब्रॉड मनी, नैरो मनी और ब्रॉड मनी। क्लियर? नाउ नैरो मनी जो होता है वो ज़्यादा लिक्विड होता है। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ से मनी सप्लाई कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे डिमांड डिपॉजिट हमारा है तो कभी भी लिया जा सकता है ना। तो डिमांड डिपॉजिट कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन टाइम डिपॉजिट का एक फिक्स मैच्योरिटी होता है। तो टाइम डिपॉजिट को ज़्यादा चांसेस है कि बिना एक्सपायरी के लोग निकालेंगे नहीं। अब बोलोगे कि वो भी जाकर निकाल सकते हैं, बट उतनी फ्रिक्वेंट नहीं निकालेंगे जितना डिमांड डिपॉजिट को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो नैरो मनी में जब आपको टाइम डिपॉजिट को जोड़ देते हो तो आपको बनती है ब्रॉड मनी, ठीक है, जैसे कि M3 हो गया, ठीक है। सो पब्लिक के पास जो करेंसी होती है वो क्या ब्रॉड मनी में आएगा? ब्रॉड मनी में करेंसी विद द पब्लिक भी आएगा और टाइम डिपॉजिट भी आएगा, ठीक है। ब्रॉड मनी में टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट भी आएगा, टाइम डिपॉजिट भी आएगा, और भी RBI के साथ कोई डिपॉजिट होगी तो वो भी आ जाएगा। सो आंसर 1, 2, 3 एंड 4 कोई भी डिपॉजिट हो, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। लेकिन नैरो मनी में क्या होता है? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, है ना। सो M1 M2 और इसी की अगर मान लीजिए कि M3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन रेशियो इन बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट। कैश इन हैंड और टोटल स्कूल मैंने आपको बताया, बैंक को अपने पास जो रखना पड़ता है वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी 18% है ना। सो 18% है जो आपको रखने पड़ेंगे। जो नेट टाइम NDTL है सो उसका आपको NTDL है, ठीक है ना। सो नेट टाइम डिमांड लायबिलिटी उसके जो है सो 18% आपको बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है, और CRR में कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं, ठीक है ना। गोल्ड में भी रख सकते हैं, बाकी चीज़ें तो पता ही है। अगला क्वेश्चन है कि द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो फाइनेंशियल ईयर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होती है ना। पहले ये जून जुलाई होते थे, ठीक है ना। अब जो है सो अप्रैल से मार्च तक हो गई है। क्लियर? अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ, किसकी वैल्यू ज़्यादा है वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा US डॉलर, फिर कैनेडियन, फिर न्यूजीलैंड डॉलर, हांगकॉन्ग डॉलर। ये इसकी आपको इंडियन करेंसी के वैल्यू के अनुसार से डॉलर की बात कर रहे हैं। अगला है द फार्मर्स आर प्रोवाइडेड क्रेडिट फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फॉर देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स, द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट टू फार्म। सबसे ज़्यादा लोन कहाँ से फार्मर लेते हैं? सबसे ज़्यादा तो मैंने अपने इस पर बात भी किया था कि मैक्सिमम जो लोन होती है वो कमर्शियल बैंक से ली जाती है।
सो प्राइम PACS से भी कुछ बैंक लोन लेती है, कॉमर्शियल बैंक से भी लेते हैं, RRB से भी लेते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर से भी लेते हैं। सो आंसर शुड बी ए। नाबार्ड, RBI जो कॉमर्शियल बैंक जिसमें नहीं है वो तो आंसर में होगा ही नहीं। द लार्ज स्केल मल्टीपर्पज़ आदिवासी प्रोग्राम, DCCB, IFFCO, ऐसा नहीं। सबसे ज़्यादा जो लोन लेती है वो इन सब से लेती है, प्राइवेट मनी लेंडर से भी लेती है। बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि 1980 से लेकर के द शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन द टोटल GDP इंडिया, वो क्या हुआ, इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है? सो ये पूरा इंक्रीज ही किया है कि सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आ जाता है, तो सर्विस सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है सो GDP में वो बढ़ ही रही है कंटिन्यूअसली, अराउंड 50% के आसपास हो गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें हैं। इट इज़ अ बैंकर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंकर है, बिल्कुल सही है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को एडमिनिस्टर करती है, फॉर्मुलेट करती है, बिल्कुल आपने पढ़ा है कि 6 मेंबर्स की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, 3 RBI के होते हैं, सब पढ़ा है हमने। इट्स एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बिहाफ में सेंट्रल बैंक है और ये गवर्नमेंट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी इसको बोलते हैं, मनी मार्केट का पूरा गार्जियन है ना, गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में जो पैसे बोरो वाली काम होती है वो आपको कौन करती है? RBI करती है। तो सॉरे जो है सो ये फंक्शन ऑफ द RBI हो गई। 1, 2, 3 एंड 4 इज द आंसर। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग विच M3 में कौन कौन आएगा? अभी हमने बात किया था करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ये तीनों के तीनों जो है सो आपको M3 में आएगा। विच इज बोरो, विच इज आपको M3 जो है सो एग्रीगेट मनी सप्लाई है और नैरो मनी प्लस अभी हमने बात किया था कि टाइम डिपॉजिट इज ब्रॉड मनी। M1 M2 नैरो मनी में आता है, M3 ब्रॉड मनी में आता है। कंसीडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ है उनकी आपको ईस्वी पूछ रहा है, तो IFCI 1948 में बेसिक डाटा है। अब देख लो, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था और सेम 1-2 चेंज करके क्वेश्चन पूछ दिया, तो फिर PYQ का यही मतलब है, ठीक है ना। सो आंसर शुड बी 1, 2, 3 एंड 4। डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी क्या होता है? डिवेंचर जो है वो आपको एक लॉन्ग टर्म का बॉन्ड है जो कंपनी इशू करती है और उसके इसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, तो वो क्या हो गया? शेयर होल्डर। डिवेंचर, जिसके पास डिवेंचर है वो कंपनी का शेयर होल्डर होगा क्या? नहीं, जो शेयर खरीदेंगे उसको डेब्टर होगा। लोन है एक तरह से, लेनदार है कि देनदार है, डेब्टर्स है या डायरेक्टर्स है? डायरेक्टर्स होगा नहीं। सो नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन द क्रेडिटर्स जिसको इंटरेस्ट मिल रही है। सो दिस इज द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर इट्स क्रेडिटर्स, ठीक है। अगला है इन द लास्ट 1 डिकेड विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्टर हैज अटैच द हाईएस्ट FDI, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट FDI किसमें आई है? अगर आप इसको मत देखिए क्योंकि ये पुरानी क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए कि टॉप 5 सेक्टर जो हाईएस्ट जिसको मिली है FDI, वो मिली है सबसे ज़्यादा 24%, अराउंड 25% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देन सर्विस सेक्टर को मिला है 12.13, देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 11.89%। और टॉप 5 स्टेट किसको मिला है? कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन से टॉप 5 स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा FDI आई है और टॉप 5 कौन सी सेक्टर है जिसमें FDI ज़्यादा आई है। अगला है द नेशनल हाउसिंग बैंक, द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया वाज सेटअप एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी। जब नेशनल हाउसिंग बैंक खोली गई थी तो नेशनल हाउसिंग बैंक कब खोली गई थी? जुलाई 1988 में। थोड़ी थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, कभी कभी ईस्वी पे पूछ देता है। सो इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली थी और ये पूरी तरह RBI के द्वारा ओन किया जाता था, ठीक है। 2019 में 2019 में अगर बात करें, ये पुरानी क्वेश्चन है, 2019 से आपको RBI आपको नोटिफाई करती है कि अब नेशनल हाउसिंग बैंक जो है सो पूरी तरह अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। पहले जब खुली थी 1988 में तो RBI ओन करती थी, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि SIDBI के बारे में कि द स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश एज ए होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है कि ये आपको जब सेटअप हुआ था उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी था, जब SIDBI सेटअप हुआ था उस समय आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड भी आपको सही है कि सेकेंड भी जो है सो SIDBI जो ओपन हुआ था वो आपको पूरी तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी ऑफ द इंडस्ट्रियल IDBI का सब्सिडरी हुआ करता था, ठीक है। सो आंसर दोनों बोथ 1 और 2। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। सो RBI इस्टेब्लिश हुआ 1935 में और ये नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1947
1949 को, 1949 को नेशनलाइज हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी हमने बात किया था कि बोरोइंग प्रोग्राम जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का वो हैंडल करती है आरबीआई। सो आंसर शुड बी डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक अवेलेबल ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमने बात की थी इसकी, ये 30 है नॉट 50 बी, ठीक है। देन तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेस ऑल द स्टॉक आर असाइन प्रोपोर्शनल वेटेज। सबको प्रोपोर्शनल वेटेज दी जाती है, ये बिल्कुल सही है। जो टोटल 30 कंपनी है उसको आपको पूरी तरह से एक वेटेज दे करके फिर हम लोग देखते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड है ना स्टॉक एक्सचेंज। ये जो 1602 में खुला था और ये सबसे पहला स्टॉक माना जाता है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको इस्टेब्लिश किया था। सो आंसर शुड बी ए। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स इज नॉट नेशनलाइज बैंक। अभी तो ये क्वेश्चन सब पुरानी हो गई। कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, फेडरल बैंक, विजया बैंक। फेडरल बैंक जो है वो आपको प्राइवेट बैंक है जिसकी केरला हेडक्वार्टर है। सो आंसर शुड बी ये। देना बैंक भी अब देना और विजया बैंक जो है सो बैंक ऑफ बड़ौदा में आ गया है, ये सब तो पता ही होगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको 1906 में ओपन हुआ था, 1906 में, और वो नेशनलाइज हुआ था 1972 में। एंड वो आपको सब्सिडरी बनाया गया था जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। तो ये बिल्कुल आपको सही है और पहला गलत है। हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आपको चेन्नई में है, तो ये बिल्कुल सही है। सो आंसर शुड बी 2 and 3। अगला है द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो खरीदता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अब पहला तो सही है, पहला तो आसान था। वैल्यू ऑफ 1 फॉर गिनी कोफिशिएंट इन अ इकोनॉमी इम्प्लॉय दैट देयर इज अ परफेक्टली इक्वल इनकम फॉर एवरीवन इट्स पॉपुलेशन। ये गलत है। अगर 0 वैल्यू होती है गिनी कोफिशिएंट की तो वो होता है कि परफेक्ट इक्वलिटी, और 1 होगा तो बोलेंगे 1 में कंप्लीट इनइक्वलिटी, ठीक है ना। मतलब इक्वलिटी को डिसाइड करने के लिए ये गिनी कोफिशिएंट है कि इकोनॉमी में इक्वलिटी कितने % तक है, कितने हद तक है। अगला है कि नेशनल हाउसिंग बैंक अगेन पूछ रहा है कि सब्सिडरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पहले आरबीआई की थी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट नहीं। अब देखो कुछ स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। सो सिंगापुर सॉम्प जो है वो आपको ये संघाई, ठीक है, और सिंगापुर की जो है उसका नाम है सिमेक्स। संघाई स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका नाम है सॉम, ठीक है। और ये सिंगापुर का तो ये भी गलत हो गया, बाकी जापान, यूके और यूएसए का सेम है, सही है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स मैकेनिज्म यूज बाय द कॉमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू गवर्नमेंट। कॉमर्शियल बैंक अगर गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड करती है ना, गवर्नमेंट को तो लोन देती है, मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा, गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दे रही है। तो वो पूछ रहा है वो क्या है, क्या वो कैश क्रेडिट रेशियो है, डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये जो होगा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो फंड करती है, जैसे मान लीजिए कि अब ये जो होती है, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात बताता हूँ, कोई बैंक है, ठीक है, तो वो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फंड करती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तो नहीं अभी, तो वो क्या करेगी, उसको एसएलआर में रख देती है, एसएलआर में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, कैश क्रेडिट केस रेशियो में, सीआरआर तो आरबीआई के पास चला जाएगा। तो बैंक अपने पास जो एसएलआर रखता है, जैसे मान लीजिए कि 50 लाख का उसने खरीदा अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो एसएलआर में जो 18% एसएलआर जमा करने हैं उसमें 50 उतने का गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाएगा। तो ये आपको एसएलआर में रखा जाता है, वही इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एनबीएफसी के बारे में कुछ पूछा गया है, एनबीएफसी पे हमने क्वेश्चन कर भी लिया था कि एनबीएफसी जो कंपनियां होती है वो 1956 कंपनी एक्ट के तहत बनी होती है। दे कैन नॉट इंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वो नहीं खरीद सकते हैं। दूसरा है दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट, ये आपको
डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज राइट, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आप रिटेल इन्वेस्टर भी खरीद सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट इज राइट, रॉन्ग, सेकेंड इज राइट। अगला है कि इन द पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर क्या होता है। बियर और बुल मैंने आपको स्टॉक मार्केट में बता दिया था कि अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि जो प्राइस है, जो शेयर है वो फॉल करने वाला है, तो अगर शेयर फॉल करना पड़ा है, ऐसा उसको अगर लग गया, एंटिसिपेट हो गया कि हमारा जो शेयर जो है सो फॉल कर रहा है, ऐसा स्पेकुलेटेड हो गया, तो वो आपको बियर हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, उसको फॉल करने वाला है तो उसको बेच देगा, और बेच करके फिर जब वो बढ़ेगा तो उसको फिर से उसको खरीदेगा, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है ना। एन इन्वेस्टर हु फील्स दैट द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, ठीक है ना, पैसा गिरने वाला है। तो अभी जो पैसा है कि मान लीजिए कि अभी हम 500 रुपये कोई शेयर खरीद के रखे हैं, हमें लग रहा है कि 200 पे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बेच देंगे। अभी हम स्पेक्यूलेट किए कि 200 तक जाएगा, हम इसको बेच दिए, तो 500 में बेच के फिर 200 में खरीद लिए, तो हमारा एक का एक शेयर भी रह गया और प्रॉफिट भी 300 रुपये हो गई। सो दिस टाइप ऑफ थिंग बियर। इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग अकाउंट इन ऑल द नेशनल बैंक इज फिक्स्ड बाई। इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स करता है। 2011 में आरबीआई ने ये कह दिया था कि कॉमर्शियल बैंक जो है सो इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकती है। पहले आरबीआई करती थी, बट बाद में कि सेविंग अकाउंट पे अब खुद से कर सकती है। ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ऑम्बड्समैन इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बैंकिंग ऑम्बड्समैन ये क्या होता है, ये आपको होता है, ये एक फॉरम होती है जो बैंक और कस्टमर के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई सर्विस के द्वारा, सर्विस जो के रिलेटेड होती है, उसको रिजोल्यूशन करती है। ठीक है ना। और उसकी अगर मान लीजिए कि बैंक ऑम्बड्समैन की डिसीजन पे आप अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो यू कैन गो टू द एपेलेट अथॉरिटी, है ना। ठीक है। और वो एपेलेट अथॉरिटी जो होता है वो डिप्टी गवर्नर आरबीआई के होते हैं। सो द बैंकिंग ऑम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द आरबीआई। द बैंकिंग ऑम्बड्समैन कैन कंसिडर कंप्लेंट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन हैविंग अकाउंट्स इन इंडिया। द ऑर्डर पास्ड बाय द बैंकिंग ऑम्बड्समैन ऑफ फाइनल एंड बाइंडिंग द पार्टीज कंसर्न। द सर्विस फाइनल नहीं होती है। सो दिस इज रॉन्ग। आप देखो, बहुत सारी लाइनें अगर आप नहीं भी समझ में आ गई, तब भी आपको, आप अगर पढ़ोगे आगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि विच शुड बी राइट और विच शुड बी रॉन्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें फिर से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया कंसिडर, विच ऑफ द एबव कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेप टेकन टू फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सा, किसको बोलेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक स्टेप है। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन सबको फाइनेंशियल सर्विसेज में जोड़ना। तो बैंक का नेशनलाइजेशन करना ये बिल्कुल था। आरआरबी खोलना, मतलब बैंक अकाउंट अगर आप खोल रहे हो तो ये तो होगा ही होगा। देन एडॉप्शन ऑफ विलेज बाय बैंक ब्रांचेज, बैंक ब्रांचेज के द्वारा अगर विलेज को अडॉप्ट किया जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो आंसर शुड बी 1, 2 एंड 3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, हमने ये बात कर ली थी कि फंक्शन क्या क्या है कमर्शियल बैंक के। परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, के बिहाफ में सेल्स एंड सिक्योरिटीज खरीदना। एक्टिंग एंड एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी ऑफ विल्स, ये दोनों आपका मिसलेनियस फंक्शन जो कमर्शियल बैंक की है वो आपको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। सो बीस बोथ 1 एंड 2। बाकी इसमें हमने एजेंसी फंक्शन वगैरह पढ़ लिया था, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट लोन वगैरह। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लेंडिंग एजेंसी वो कौन आपको एडमिनिस्टर करता है। सो आईडीए की बात कर रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है ना, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। और वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, और ये जो है सो कौन सा करता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। सो एडमिनिस्टर कौन करता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्लियर। अगला है कि बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम एक आई थी, उसका मतलब बेसिक क्या पर्पस था। लीड बैंक स्कीम जो है इसका जो ये था कि बैंक को ना एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करना था, कि वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज, मतलब हर बैंक को आपको एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करना था कि वहाँ पे आप लोन और बैंकिंग सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करोगे। जैसे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एसबीआई ने किया, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पीएनबी ने किया, तो वो इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, दैट मीन्स गिविंग द लोन एंड बैंकिंग सर्विसेज टू दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो इससे क्या हो जाता कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में इफेक्ट होता। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कॉमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है कौन से मैटर में,
लिक्विडिटी ऑफ एसेट, ब्रांच एक्सपेंशन करने में, बैंक को मर्ज करने में, बैंक को बंद करने में। तो आप ये बात समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही से बिना परमिशन का कुछ भी नहीं होता है। सो अगर कोई बैंक खोलना है, बैंक ब्रांच ओपन करना है या मर्ज करना है या बंद करना है, तो इस सब में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, एसेट को लिक्विडेट करना है फिर भी। अगला क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब हो गया टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी। आप टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी चाह रहे हो, है ना, मतलब कि आप इकोनॉमी में से पैसे निकालना चाहते हो, है ना। इन्फ्लेशन हो गई है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा है तो आप उसको निकालना चाहते हो। तो इसमें क्या करेंगे, मार्केट रेट इंटरेस्ट लिख, मार्केट रेट जो है इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा, इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो मार्केट में और ज़्यादा पैसा चला जाएगा। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है सो कॉमर्शियल नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है सो लोन नहीं देगी। ठीक है। दूसरा है सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन ईजी मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड। रूरल हाउस होल्ड को कैसे डायरेक्ट पैसे मिलते हैं, कैसे? आरआरबी से मिलती हैं क्या? बिल्कुल मिलती है। लैंड डेवलपमेंट बैंक से भी मिलती है, बट इट्स लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है सो बहुत पहले स्टार्ट किया गया था रूरल डेवलपमेंट, रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह, रूरल आर्टिसियंस वगैरह को पैसे प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये है। नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये आपको डायरेक्टली लोन नहीं देती है। डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस बोल रहा है तो डायरेक्ट ये लोन नहीं देती है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू देती है, तो ये नहीं होना चाहिए। सो 1 and 3 शुड बी राइट। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन बेनिफिट द डिबेटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर। ये हमने बात किया हुआ है कि इन्फ्लेशन जब होती है तो किसको बेनिफिट होती है, तो डेप्टर्स को बेनिफिट होती है। डेप्टर्स को बेनिफिट होती है। जैसे मैंने आपको एक दिन समझाया था कि 100 रुपये में आप आज 2019 में 100 रुपये में अगर 5 kg खरीद रहे थे और 2024 में जब इसकी इंटरेस्ट रेट लेट अस एज्यूम कि ये आपको तो 20 रुपये kg बिक रही थी चीनी, है ना। अब क्या हुआ, 5 साल में इसकी इंटरेस्ट मान लेते हैं कि ये बन गया, इट कन्वर्टेड टू 120, बट अब अगर हम 4-5 रुपये खरीद के जाए, इसीलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड भी आई हुई थी, है ना। तो अगर 5 kg खरीदने जाएंगे और ये 25 रुपये kg हो गया तो 125 रुपये में मिलेगा, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया मतलब महंगाई बढ़ गई, पहले 20 रुपये था 25 रुपये हो गई, बट आपकी इंटरेस्ट रेट जो है सो जो आपको 5 साल में 100 से 120 रुपया ही हुआ है, 20% ही हुई है। समझ में आ रहा है? तो 100 से 120 रुपया हुआ है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो इसमें किसको फ़ायदा होगा? देने वाले को 120 देना ही पड़ेगा उसको। सो डेप्टर को बेनिफिट होगा इन्फ्लेशन से, तो ये बिल्कुल सही है। बॉन्ड होल्डर को क्या बेनिफिट होगी? नहीं होगी। जिसके पास बॉन्ड है तो पैसे की इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जितने का बॉन्ड हम रखे हुए उससे, जिस दिन हम बॉन्ड लिए थे उस दिन तो हम 4-5 kg 100 रुपये का बॉन्ड लिए तो उस दिन हम 20 रुपये kg चीनी था, 5 kg खरीद पा रहे थे। आज हम उसी बॉन्ड का 120 रुपये वैल्यू है, फिर भी हम उसको महंगाई इतनी बढ़ गई कि 5 kg भी चीनी खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये बॉन्ड होल्डर को बेनिफिट नहीं करती है। ये हमने बहुत डिटेल में बात की थी। लिक्विड एसेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा लिक्विड है। ये पूछ रहा है कि अच्छा लिक्विडिटी कैसे है ना, डिक्रीजिंग आउट ऑफ लिक्विड। सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा लिक्विड तो करेंसी होगी, जो अपने हाथ में होती है करेंसी, है ना, सबसे ज़्यादा लिक्विड। करेंसी के बाद क्या होगा? करेंसी के बाद क्या होना चाहिए? डिमांड डिपॉजिट। ये कभी भी बैंक से निकाल सकते हैं आप। जो बैंक में रखते हो 2 मिनट में 20 रुपये यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देते हो, सो दैट्स अ डिमांड डिपॉजिट। सो करेंसी के बाद डिमांड डिपॉजिट, देन अब सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। देखो सेविंग डिपॉजिट जो होता है और टाइम डिपॉजिट है, तो ये दोनों में कौन सा होगा? सो टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट होगा बैंक का, देन टाइम डिपॉजिट सबसे, क्योंकि टाइम डिपॉजिट का एक फिक्स टाइम होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको 10 साल बाद 15 साल बाद जो है सो वो पैसे आप निकाल सकते हो। तो लिस्ट लिक्विड में अगर आप बात करोगे, लिस्ट लिक्विड में तो टाइम डिपॉजिट हो जाएगा। सो आंसर शुड बी डी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आर द फैसिलिटीज द बेनिफिशियरी कैन गेट फ्रॉम द सर्विस ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक साथी। जो ब्रांचलेस एरिया है, जहाँ पे ब्रांच नहीं है, वहाँ पे बैंक साथी लाई गई है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? बेसिक है, इट इनेबल्स द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। गाँव में ही उसको सारी चीज़ें मिल जाएगी बेनिफिट। रूरल एरिया में एक डिपॉजिट और विड्रॉल आप रूरल एरिया में कर सकते हो। सो बैंक की आप बैंक मित्रा आप देखते होगे, गांव-गांव में हर बैंक का अपना बैंक मित्रा खुल गया है छोटा सा, वहाँ से आप जाके पैसे निकाल सकते हो, वहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है ना।
सो बैंक साथी भी कुछ उसी तरह का था, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। नो व्हाट इज द स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। देखो SLR जो होते थे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, कि मतलब ऐसा बैंक के पास में अगर खुला छोड़ देंगे तो बैंक सीधे लोन देते चला जाएगा, ठीक है ना। सो टू एनेबल द क्रेडिट बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, जितना लोन कम से कम दे सके। टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ, बैंक में जो पीपल की डिपॉजिट है उसको सेफ रखने का है, ऐसा कुछ मेन पर्पस नहीं है। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने से को कम करना है तो CRR को कम करो ना भाई, ठीक है ना। अगर एक्सेस प्रॉफिट को कम करना है तो मार्जिन को कम करना पड़ेगा, CRR और SLR को कम नहीं करना पड़ेगा। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे के लिए वॉल्ट कैश, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड वगैरह SDR वगैरह रहती है, तो वो सब बेकार की बातें हैं। सो आंसर शुड बी 1 ओनली, ठीक है ना। सेफ लिक्विड, ये कुछ साउंड नहीं कर रहा है कि मतलब पीपल के डिपॉजिट को सेफ करने के लिए वो रखा हुआ है, ठीक है। बेसल 3 अकॉर्ड्स या बेसल 3 जो है सो न्यूज़ में देखी जाती है, वो किस चीज़ के लिए है। ये आपको बेसल कमेटी बनी थी, उसमें जो सब सेंट्रल बैंक के सारे मैनेजर थे कि बैंकिंग सेक्टर में जो रिस्क है उसके लिए बना था, और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आपको जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना है। इस पर हमने क्वेश्चन किया है, कैपिटल रिस्क वेटेड रेशियो, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, ये सब किया था। सो ये चाहता था डेवलप नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऐसा कुछ नहीं है। इंप्रूविंग बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद द फाइनेंशियल, इन्होंने बोला कि आपका जो रिस्क एसेट है, टोटल जो आपके एसेट्स है उसमें रिस्क वाला जितना एसेट है उसकी रेशियो में आप पैसा कुछ रखिए, है ना। तो 9% रखिए और 9% से आपको जो है सो कि काम देगा आपको। अगर मान लीजिए कि वो ख़राब हो गया, वो एसेट जो है सो नॉन परफॉर्मिंग निकला तो उस समय देगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कुछ टर्म्स हैं और पूछ रहा है कि कौन सा विच इज द कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा कंपोनेंट है। सो बैंक रेट तो डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी के है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, बट पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू ऐसा कुछ मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। CRR, रेपो, ये सब है आपको मॉनेटरी पॉलिसी की कंपोनेंट। अगला है कि व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द SLR को 50 बेसिस पॉइंट से कर देगा तो क्या होगा। देखो SLR को कम कर रहा है, मतलब अभी SLR 18% है, मान लेते हैं कि उसको 17.5 कर दिया, है ना। सो 17.5 अगर कर रहा है तो क्या होगा, बैंक के पास पहले जितने पैसे होते थे तो यहाँ पे बैंक के पास 82 रुपीज़ होते थे, लेट्स एज्यूम। अब क्या हो गया, 82.5 रुपीज़ हो गया, तो ज़्यादा पैसा हो गया तो क्या होगा फिर। अब इसमें समझिए, इंडिया GDP ग्रोथ रेट इंक्रीजेज, GDP रेट कुछ ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल, FII वाले जो है सो ज़्यादा कैपिटल लेके आ जाएंगे, लिक्विडिटी को ख़त्म कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। सुनिए, अब क्या होगा, बेसिकली क्या होगा कि 82.5 रुपीज़ होगा तो बैंक क्या करेगी, लोन ज़्यादा देगी, बैंक के पास में लोन देने के लिए पैसे ज़्यादा होगी, लोन ज़्यादा देगी तो वो क्या कर सकती है कि चूँकि पैसे ज़्यादा है तो कम रेट में भी लोन दे सकती है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक मे कट देयर, वो हो सकता है कि अपना जो लोन का रेट है वो कम कर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेसिक लेंडिंग रेट है जो RBI ने अनाउंस किया है उसका क्या पर्पस है, ठीक है। सो 2016 से, है ना, जितने भी लोन है उसको बोला कि आपको उसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट आपको करनी पड़ेगी। उसमें 4 चीज़ें बताई थी। वन इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर ऑफ प्रीमियम, ठीक है ना। तो बैंक को हर महीने आपको निकालनी पड़ती है MCLR, उसका क्या है। MCLR कैसे निकलता है, 4 चीज़ों के बेस पे निकलता है। वन इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनर प्रीमियम, कितने दिन के है, तो वो जो है सो बैंक के पास में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछते हैं इसका पर्पस क्या था। दिस गाइडलाइन हेल्प इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक टू डिटरमाइन, इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को पता चलेगा कि बैंक आखिर किस बेसिस पे तुम इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स करने के लिए RBI ने कहा कि आप खुद अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकते हो, बट ये भी तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस बेसिस पे आप जो है सो बैंक अकाउंट को किस बेसिस पे आप इंटरेस्ट रेट को बना रहे हो। देन गाइडलाइन हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स, तो बिल्कुल सही है कि लोगों को बहुत महंगा नहीं होगा, जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। सो C शुड बी द आंसर।
अगला है कि पेमेंट बैंक, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक इज बीइंग अलाउड टू इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बोला कि चलो ठीक है पेमेंट बैंक भी बना लो, है ना। तो क्या क्या चीज़ सही है? पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज़, पेमेंट बैंक लेंडिंग कर्ज नहीं दे सकती है, तो ये बिल्कुल सही है ना। ना लोन दे सकती है ना क्रेडिट कार्ड दे सकती है। पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग, तो पहला तो अच्छा सही है। दूसरा तो बोथ क्रेडिट कार्ड तो दे नहीं सकती है, सो सेकंड शुड नॉट बी राइट। तो आंसर 1 and 3। मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन दैट आर ओन्ड बाय एंड कंट्रोल बाय रेसिडेंट एंड एलिजिबल टू प्रमोट, वो लोग अपना आरबीआई ने कहा कि भाई ठीक है आप लोग कर सकते हो, है ना। मोबाइल टेलीफोन कंपनीज वगैरह सब खोली, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, जियो का आप हो गया है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ, सो 1 and 3 शुड बी द राइट एंड 2 गलत है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन न्यूज़ में देखी गई है, उसका क्या मतलब होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या हो गया कि जो सारी ब्रांचेज है वो एक जगह पे आप कहीं से भी कोई बैंक को ऑपरेट किया जा सकता है ना, किसी भी बैंक से कहीं से भी आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बैंक के कस्टमर के लिए सुविधा होगा, है ना, ठीक है, कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हो। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ बैंक्स ब्रांच विच एनेबल्स कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। कहाँ अकाउंट खोलते हैं उससे नहीं, कहीं से भी मेंटेन कर सकते हैं। सो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं। इफोर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल, नहीं, आरबीआई का कंट्रोल कमर्शियल बैंक पे बढ़ाने के लिए ये किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ डिटेल प्रोसीड्योर बाय व्हिच ए बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन, ये ऐसा प्रोसीड्योर है जिसमें कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको दूसरा बैंक जो है सो खरीद लेगा, तो ये भी गलत है। सो 1 only इज द आंसर। अगला है कि बिटकॉइन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूज़ में बिटकॉइन था, तो बिटकॉइन के बारे में है कि बिटकॉइन आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्रीज, ये गलत है। बिटकॉइन जो है सो सेंट्रल बैंक के द्वारा मेंटेन नहीं किए जाते हैं, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। नाउ एनीवन विथ ए बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनीवन एल्स, जिसके पास में बिटकॉइन होगा उससे आप कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, तीसरा में क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंड विदाउट इधर साइड बाय नोइंग, आप जानते नहीं हो फिर भी उसको सेंड कर सकते हो, तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। सो बी 2 and 3 शुड बी द आंसर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो न्यूज़ में थी उसके बारे में कुछ बता दीजिए। ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो टैक्स अवॉइडेंस टेक्निक है, सिंपल सी बात है। सो माइनिंग ऑपरेशन नहीं है, कर्विंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा करती है। वो क्या करती है, प्रॉफिट जो है सो अपने जहाँ पे कम टैक्स लगती है वहाँ पे हाई टैक्स से कम टैक्स वाले पे चला जाता है, जिसको हम लोग जो जहाँ पे कम टैक्स लगती है उसको हम लोग टैक्स हेवन भी बोलते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन होगा, वहाँ पे हाई टैक्सेज है, तो लो टैक्स जहाँ पे होगा वहाँ पे भेज देता है। सो BEPS बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग जो आई थी वो आई थी कि जो टैक्स इविजन जो MNC करती है उसको रोकने के लिए आई थी। सो ये आप याद रखेंगे इतना। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट। गवर्नमेंट के कैपिटल बजट में क्या क्या चीज़ें होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ, अगर आप कोई एसेट्स, कोई रोड बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, तो वो कैपिटल बजट में आएगा बिल्कुल, क्योंकि आप ये कैपिटल को क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये कैपिटल पे जाएगी। लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से लोन मिलती है, दिस इज ऑल्सो इन द कैपिटल बजट, बिकॉज आप लोन लेते हो किसी बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लाने के लिए, सो दैट्स ऑल्सो कम्स अंडर द कैपिटल बजट। देन लोन एंड एडवांस से ग्रांटेड द स्टेट और यूटी को जो आप लोन देते हो, वो भी आप स्टेट यूटी को लोन जो देते हो वो आप उसको कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए देते हो, मशीनरी बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो दिस ऑल्सो कम्स इन द कैपिटल बजट, है ना। प्रीवीज के लिए तो नहीं देते हो ना, सो इट कम्स अंडर द कैपिटल बजट, हालांकि उसका मिसयूज जो भी हो जाए, है ना। अगला है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालती है। IMF रिपोर्ट निकालती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, हर ट्वाइस ए ईयर बाई 2 साल में एक बार निकलती है, ट्वाइस ए ईयर, 1 साल में 2 बार, ठीक है। अगला है विथ रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग गवर्नेंस के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है, उसमें से बताइए क्या सही है क्या गलत है। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टिलली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। कुछ सालों में भारत सरकार जो है सो बहुत ज़्यादा पैसे लगा रही है पब्लिक सेक्टर बैंक में पिछले डिकेड में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पब्लिक सेक्टर बैंक वैसी बैंक होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पूरी 51% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, ठीक है। नाउ अभी जो है फॉल की है, मतलब जो NPA कम होती है, पहले इतनी स्थिति ख़राब हो जाती थी बैंकों की कि वहाँ पे बार बार आपको पैसे देने पड़ती थी,
तो ये जो है सो आपको पैसे देनी पड़ती थी, तो अब जो है सो वो चीज़ें खत्म हो गई है, तो डिक्लाइन की है ना, तो इंक्रीज नहीं की है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एस बैंक विद द प्रेजेंट पेरेंट स्टेट बैंक। हाँ, जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको देना बैंक और विजय बैंक को मिला दिया गया है। सो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक अभी मात्र बचे हुए हैं। 2024 की बात अगर करें तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। सो आंसर शुड बी बी। अगला है कि सर्विस एरिया अप्रोच किस स्कीम के तहत आई थी। तो सर्विस एरिया अप्रोच जो है वो एक जैसे लीड बैंक स्कीम के स्ट्रक्चर पे था। वहाँ पे क्या था कि हर कॉमर्शियल बैंक को रूरल में और आपको एक अकाउंट बैंक ब्रांच खोलना था, ठीक है ना, ठीक है। और उसको 15 से 25 विलेज को आपको डेवलपमेंट के लिए हर बैंक को, हर ब्रांच को 15 से 25 विलेज को क्या करना था, डेवलपमेंट के लिए बात करनी थी, ठीक है ना। सो ये आपको परव्यू ऑफ द किसके परव्यू में आएगा, इट्स अ नेशनल स्किल डेवलपमेंट लैंड बैंक लीड बैंक स्कीम इंटीग्रेटेड। लीड बैंक इसकी 1989 में हुआ था, रूरल और सेमी अर्बन एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें आपको लीड बैंक स्कीम ही होगा। ये आपको रूरल और सेमी अर्बन एरिया को डेवलप करने के लिए प्लान वे में यही बताया था। सो आंसर शुड बी बी, लीड बैंक स्कीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग दे। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडियन मार्केट में चाहता है कि रजिस्टर नहीं करें और बिना रजिस्टर किए हुए हम जो है सो यहाँ पे इंडियन मार्केट में पैसा लगा। तो ये आपको हमने ये भी बात किया था कि दिस इज पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट, ठीक है ना। वो आपको एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर जो एफआई होगा, जो रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा, वो कोई ओवरसीज इन्वेस्टर को, दूसरे कोई इन्वेस्टर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उसको दे देगा। सो दैट्स नोन एज अ पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, बस सिंपल से ये भी एक तरह से एफआई ही होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ ए सोशल कैपिटल क्या होगा। तो सोशल इकोनॉमिक कैपिटल आपने पढ़ा है, सोशल कैपिटल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सो सोशल कैपिटल में क्या हो जाएगा, हाँ, द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट कितना है वो होगा, बिल्डिंग कितना है नहीं, साइज ऑफ द पॉपुलेशन कितना नहीं है, लोगों में कितनी म्यूचुअल ट्रस्ट है, हार्मोनी है कंट्री में, लोगों में शांति है कि नहीं, बिलीव लोगों पे एक दूसरे के पीछे है कि नहीं। सो दिस कम्स अंडर द सोशल कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखिए 2023 की शायद क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 द मीडियम एंटरप्राइजेज आर दोज विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ एंड 25 करोड़। ये नहीं है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में 3 तरह की कंपनी है, अभी चेंज हुई है, ठीक है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। तो पहले थी आपको 25 जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में दोनों में अलग अलग थी, है ना। तो अब जो है सो अभी जो है सो इन्वेस्टमेंट और एनुअल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में पहले जो थी वो बात की रही 15 करोड़ 10 करोड़, है ना। अभी जो हो गया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पे हो गई है। तो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन पहले क्या होती थी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पे के क्राइटेरिया थी, समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट इन पहले जो क्राइटेरिया थी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पे थी, अब जो हो गया है वो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर पे हो गई है। तो अगर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर तो माइक्रो में 1 करोड़ 5 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ 50 करोड़ हो गया है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। और स्मॉल में हो गया 10-50, माइक्रो में 1 करोड़ से 5 करोड़, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है ना, 1 करोड़ से कम 5 करोड़ कम। स्मॉल में 10 करोड़ 50 करोड़ और इसमें 50 और 250। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला तो हो गया गलत। ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। देखिए कुछ गाइडलाइंस है, वैसा जो कुछ गाइडलाइंस अभी निकाला था एमएसएमई का, उसको जो क्वालिफाई करता है उनको पीएसएल में है। सारे बैंक लोन जो एमएसएमई को मिलेंगे वो पीएसएल में नहीं जाएंगे। सो वो एमएसएमई जो कुछ क्राइटेरिया है आरबीआई की निकाली थी 2020 में 21 में, उसको अगर फॉलो करता है तो उसको सिर्फ है। सो दिस इज नॉट अबाउट द कि ऑल बैंक लोन। सो दी शुड बी द आंसर। मैंने ये डिटेल आपको दे दी है, पहले क्या थी और अब क्या है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेपो रेट। इस पर क्वेश्चन आया था कि भाई इस पर ये पूछा गया था कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें नॉट करेक्ट। देखो कभी भी यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है, सो यू हैव टू थिंक द बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो ये चारों है, क्योंकि अगर आप इधर से उधर से अगर इकोनॉमी में ऐड करोगे, इससे ये होगा इससे ये होगा, तो ओवरऑल हो जाएगा कि चारों के चारों सही निकल जाएंगे, है ना। सो इट इज़ द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन ओवरनाइट लोन। ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक जो है सो आरबीआई से लोन लेती है ना। अगर सेंट्रल बैंक है आरबीआई से ओवरनाइट लोन लेती है तो उस पर जो पैसे देने पड़ते हैं उसको इंटरेस्ट, दैट्स वही रेट है। सही है ये। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड ओवरनाइट, मतलब दोनों सही हो गया कि जो ओवरनाइट के लिए बोरोइंग करता है तो जो रेट पे करना पड़ता है, या जो बोरोइंग करता है या आपको आरबीआई जो चार्ज करता है, दोनों बात एक ही है। सो बोथ आर, वन ए और बी तो सही है। देन उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी होगी। सो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए कोलेटरल सिक्योरिटी, दिस शुड, ये भी आंसर होगा, ये भी सही है। नाउ ये जो थर्ड है हमें नॉट पूछ रहा है, तो कोई तो एक गलत होगा ना इसमें। सो इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एग्रीड अपॉन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। देखो एक चीज़ समझिए आप इस बात को, रेपो रेट जो होता है वो आरबीआई इशू करती है, आरबीआई बताती है कि भाई इतना रेपो रेट है, इसमें कोई एग्रीमेंट की बात नहीं है। ये आरबीआई हमेशा ये रेपो रेट बढ़ाता घटाता है, जो भी रेपो रेट रहेगा अगर किसी बैंक को लेना पड़ेगा तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं होती है। हम जब लोन लेने जाते हैं तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि 10%, 12%, 11%, वी आर गोइंग टू, हम लोग क्या करते हैं उसको बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं। बट आरबीआई का इंटरेस्ट एग्रीड अपॉन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट, लोन कॉन्ट्रैक्ट करके करेगा कि हाँ कितना पे देना है, ऐसा कोई ये नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज रेपो रेट पहले ही से फिक्स होती है और जो रेट फिक्स होती है उसी पे लोन मिलती है। तो सी तो किसी हाल में सही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। दिस इज़ द रीपर्चेज एग्रीमेंट के आधार पे लोगों ने सोचा कि लोन कॉन्ट्रैक्ट बनती है, नहीं। अब मान लो ओवरनाइट के लिए लोन चाहिए तो लोन कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इट्स अ रेपो रेट जो पहले से फिक्स होती है। बाकी रेपो रेट के बारे में बहुत अच्छी डिटेल से मैंने दे दी है, सो यू कैन सी दिस, है ना। आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा पूरी चीज़ें। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी पोर्सन। वी डिड मोर देन 400 क्वेश्चन इकोनॉमी में। 1995 से लेकर के 2023 की इकोनॉमी के जितनी भी क्वेश्चन थी उसको हमने रिवाइज कर ली है, उसको हमने सही से कर ली है। और इसके अलावा हमने कुछ CDS के भी क्वेश्चन लिए हैं, कुछ CAPF के लिए हैं, कुछ EPFO के लिए हैं क्वेश्चन। सो वी डिड एक अच्छा सा इकोनॉमी का जो क्वेश्चंस होते हैं 400 प्लस, सो वी डिड। और तो ये हम लोग इकोनॉमिक्स ख़त्म करते हैं। सो मैंने जल्दी से जल्दी 4 लेक्चर में मैंने चाहा कि इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट द ज्योग्राफी पोर्सन। और ज्योग्राफी में हम 2013 से 23 तक ही बस ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं थोड़ा सा दायरा कम कर रहा हूँ बिकॉज टाइम की स्कार्सिटी है। सो 2013 से 2023 तक यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपको करा देंगे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जो हमारी 3 सब्जेक्ट बची है उसमें हमने थोड़ी सी दायरा कम कर ली है, बिकॉज रीज़न क्या है, टाइम की स्कार्सिटी है। वैसे भी इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरली करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने ये 10 से 11 साल का अगर हम कर लेंगे तो भी हमारे लिए सही है। सो ये आपको 2-2 वीडियो करके हम इसमें आपको पूरी प्रोवाइड कर देंगे। सो विल प्रोवाइड यू 2 वीडियोज इन ज्योग्राफी, जिसमें 2013 से 2023 तक की जो भी क्वेश्चन पूछी हुई है ज्योग्राफी की वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, डोंट क्विट। देखो, डू इट, छोड़ना नहीं है। इट्स अ क्रूशियल टाइम, यू हैव एन एग्जाम ऑन 16th। सो आराम से रिवीजन करो, आराम से पढ़ो एंड PYQ देखते रहो, उससे बहुत आइडिया लगती है। इकोनॉमिक्स में तो बहुत जगह ही रिवाइज हुआ है, रुपी कन्वर्टेबिलिटी हो, रेपो रेट हो, CRR, SLR, इन्फ्लेशन, है ना, RBI, बहुत सारे क्वेश्चन थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक पोर्सन। विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। इन नेक्स्ट वीडियो आपको ज्योग्राफी मिलेगी, 2 वीडियो ज्योग्राफी की मिलेगी, उसमें 2013 से 2023 की क्वेश्चन होगी। यू कैन गेट द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia. So thank you all for watching. We'll meet in the next video of geography.